अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम मुख्तलिफ बॉटनिस्ट के बारे में देखेंगे, साइंटिस्ट का देखेंगे कि वो कब कब आए, उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए और ये किस बात तक, किस हद तक मतलब उनकी बातें सच थी आज के मुताबिक, किसकी नहीं थी, किसका सिस्टम एक्सेप्ट हो गया, किसका रिजेक्ट हो गया, किसका थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट हुआ। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हम कारोलिस लीनियस से पहले का पीरियड यानी कि प्री लीनियस पीरियड देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज एब्सेंट इन प्री लीनियस पीरियड। अच्छा, लीनियस से पहले मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं थी, मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का सिस्टम था ही नहीं। ग्रीक्स क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अच्छा, अब ग्रीक्स किस तरह से मतलब क्लासिफिकेशन करते थे पौधों की, उनकी हैबिट्स की बेस पे और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बेस पे। अच्छा, अब हैबिट का वर्ड आगे भी आएगा तो आपको इसका पता होना चाहिए। पौधे की हैबिट से मुराद उसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है, मतलब वो दिखता कैसे है, उसकी शेप होती है, उसकी ग्रोथ फॉर्म होती है, मतलब वो यानी कि वो ग्रो करके किस तरह की फॉर्म बना रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, शेप कैसी है, ठीक है। तो पौधे की हैबिट से मुराद है। तो ग्रीक्स मतलब उस वक्त इन बेसिस पे क्लासीफाई करते थे लीनियस से पहले, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते थे। सारे में हमने क्या देखा कि लीनियस से पहले कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। ग्रीक्स जो है हैबिट की बेस पे या फिर उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बेस पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इस पौधे को बेचकर जो है आप कितना मतलब कमा सकते हैं, यानी कि अब ये है कि फिर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पौधे की होनी चाहिए, मतलब वो किसी न किसी पर्पस के लिए यूज़ भी होता हो, तभी वो आगे सेल होगा और आप उससे कुछ कमाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बेस पे मतलब क्लासीफाई कर देते थे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक साइड पे आ गई, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एवं ही है, इन्हें अलग रख दो, ठीक है। और हैबिट की बेस पे मतलब दिखने में कैसी हैं, इस बेस पे मतलब ये गोल शक्ल वाले सारे फूल पौधे एक ग्रुप में आ गए, ये रिंकल्ड शेप वाले फूल पौधे ये सारे एक इसमें आ गए, ठीक है। तो अपेरेंस की बेस पे और ग्रोथ फॉर्म की बेस पे मतलब ये डाइकोटोमस ग्रोथ जाहिर कर रही हैं, ठीक है, ये एक जगह आ गए, ये ट्राइकोटोमस कर रही हैं तो ये अलग आ गए, तो इस बेस पर वो करते थे। और इस सिस्टम को क्या कहते थे, इस सिस्टम को हम कहते थे हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो ग्रीक टेक्सोनोमिस्ट उस वक्त थे लीनियस से पहले, उनमें कौन कौन आ जाता है, थियोफ्रेस्टिस आ जाता है, और प्लाइनी अल्डर आ जाता है, प्लाइनी द अल्डर, और डाइसक्राइड्स आ जाता है, मैग्नस आ जाता है, भाउन, जॉनरे, ठीक है। ये सारे थियो इनके नाम भी अजीब से है, मतलब कि थियोफ्रेस्टिस, प्लाइनी द एल्डर, डायोस्क्राइड्स और मैग्नस, भाउन, जॉनरे, ये सारे जो है आ जाते हैं। उसके बाद कारोलिस लीनियस का पीरियड, अच्छा इनका कब था पीरियड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कारोलिस लीनियस का 1707 से 1778 तक है, तो मतलब इनका 1707 से पहले वाला है हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे क्लासिफिकेशन का नहीं था। ग्रीक्स हैबिट की बेस पे करते थे और प्लांट्स की और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बेस पर करते थे क्लासिफिकेशन, और इसलिए जो है, और इसे हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता था। अब जो कारोलिस लीनियस का है पीरियड वो 1707 से 1778 तक रहा है, और कारोलिस लीनियस जो है वो एक स्वीडिश बॉटनिस्ट का था, ठीक है। उसके इलाके की वजह से मतलब उसे स्वीडिश बॉटनिस्ट कहा जाता है, और उससे टेक्सोनोमी का फादर कहा जाता है। उसने पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, और इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को, जो कि ये पहला था, बिगनिंग पॉइंट कहते हैं। उसने पौधों को क्लासीफाई किया उनके स्टेमन्स की बेस पे। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उसने क्लासीफाई किया पौधों को 24 क्लासेस में। उसका सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और उसमें कुछ अननेचुरल ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। उसने अपनी इस गलती को ठीक करने की कोशिश की कि इसमें नेचुरल चीज़ें आएँ। उसने नेचुरल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन वो डिवाइस नहीं कर सका, मतलब नहीं दे सका एक कंप्रोहेंसिव, मतलब एक सही नेचुरल सिस्टम प्लांट्स का वो नहीं दे सका। और उसने इसके अलावा जो है पौधों को क्लासिफाई करने का और नाम देने का सिस्टम भी बताया, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। वो आजकल इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है। उसने कॉमन नेम प्लांट्स के उन्हें रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और हर पौधे को एक साइंटिफिक नेम दिया, और साइंटिफिक नेम वो लैटिन वर्ड से लेता था। उसने पौधों के नामों की जो लिस्ट है वो 1753 में दी, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, कारोलिस लीनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, ठीक है।
उससे टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। उसने पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसे जो है, और उसने मतलब कि स्टेमन के बेस पे क्लासिफाई किया और पौधों को 24 क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। और उसका जो सिस्टम है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और ये जो है अननेचुरल है। उसने अपनी गलती को सही करने की जो है कोशिश की। उसने नेचुरल सिस्टम पे बहुत काम किया, लेकिन वो नेचुरल सिस्टम नहीं दे सका। इसके अलावा उसने नेमिंग का सिस्टम दिया जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि आजकल इंटरनेशनली इस्तेमाल होता है। उसने कॉमन नेम डिस्कार्ड कर दिए और साइंटिफिक नेम दिए, और पौधों के साइंटिफिक नेमों की लिस्ट उसने 1753 में दी, ठीक है। तो ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिनियस का। लिनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, पहली बात तो ये। दूसरा इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, और इसने पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हम इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बिगनिंग पॉइंट है हमारी क्लासिफिकेशन में। और उसने जो मतलब सिस्टम दिया वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसमें अननेचुरल ग्रुप आ जाते हैं, लेकिन इसकी कोशिश बहुत रही कि नेचुरल ग्रुप दे सके, लेकिन ये नहीं दे सका। और इसके अलावा इसका एक और अहम कारनामा ये है कि इसने पौधों को क्लासीफाई करने के साथ साथ उन्हें साइंटिफिक नेम भी दिए। इसने जो पहली लिस्ट पौधों के साइंटिफिक नामों की दी थी वो 1753 में थी, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जो कि आज इंटरनेशनली लेवल पर यूज़ होता है वो लिनियस का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बर्नार्ड डी जेसू और लॉरेंट डी जेसू, ठीक है। ये आपस में रिलेटिव थे। इनका सिस्टम 1699 से 1777 तक रहा। इन्होंने लिनियस के सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का, अच्छा हाँ, और एक और कार्लोस लिनियस के बाद उसने स्टेमन की बेस पे क्लासिफिकेशन की और 24 क्लासेस में डिवाइड किया था, ठीक है। हाँ, तो इसका हम क्या देख रहे थे, बर्नार्ड डी जेसू और लॉरेंट डी जेसू का। इन्होंने लिनियस के सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन्होंने क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम दिया। इन्होंने पौधों को 15 क्लासेस और 100 ऑर्डर में डिवाइड किया। और इन्होंने जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से अलग कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस भी बताया। अच्छा, जो था बर्नार्ड डी जेसू और लॉरेंट डी जेसू, इसका हमने क्या देखा कि इन्होंने लीनियस के सिस्टम को सही करने की कोशिश की। इन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया। इन्होंने पौधों को 15 ऑर्डर और 100 क्लासों में डिवाइड किया, 15 क्लासेस और 100 ऑर्डर में डिवाइड किया। और इन्होंने जो है मतलब मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस बताया, और सीड प्रोड्यूसिंग और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग का जो है डिफरेंस बताया। उसके बाद हम देखते हैं अगस्टाइन पायरिन डी कंडोले। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे कि हाँ, अब हमने अगस्टाइन पायरिन डी कंडोले का सिस्टम देखना है। अब इसने फर्दर जूसू के सिस्टम को, ये आए 1718 से 1841 तक, इन्होंने जूसू के सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की और पौधों को 213 ऑर्डर में डिवाइड किया। इनके मुताबिक जो फिजियोलॉजिकल करैक्टर होते हैं वो यूज़लेस है क्लासिफिकेशन के लिए। फिजियोलॉजी कहते हैं मतलब उनके फंक्शंस, ठीक है। फिजियोलॉजी वैसे होते हैं फंक्शंस का पता लगाना, और दूसरा फिजियोलॉजी ये होती है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मतलब ये मेल है ये फीमेल है। इन्होंने कहा कि ये यूज़लेस है, इनका फ़ायदा नहीं है, इनकी बेस पर क्लासिफिकेशन ना करें। इसलिए इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेस पर जो है क्लासिफिकेशन का कहा। इन्होंने बहुत सी नॉन स्पीशीज जो है प्लांट्स की बताई, और इनका काम मतलब अधूरा रह गया था। तो फिर इनके बेटे और जो फिर नवासे या पोते जो भी थे, उन्होंने इनके काम को कंप्लीट किया। अच्छा, तो हमने अगस्टाइन पायरिन डी और कंडोले का क्या देखा कि इन्होंने जूसू के सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और इन्होंने 213 ऑर्डर में डिवाइड किया और कहा कि ये फिजियोलॉजी को छोड़ो, ये यूज़लेस है, इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन मत किया करो, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बेस पे या फंक्शंस की बेस पे मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करें क्लासिफिकेशन के लिए। इन्होंने बहुत सी नॉन स्पीशी की क्लासिफिकेशन की और इनका काम अधूरा रह गया था, जो कि फिर इनके सन और ग्रैंड सन ने कंप्लीट किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का देखते हैं, जो कि 1773 से 1849 तक रहा। इसने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस बताया एक ये, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वही रॉबर्ट ब्राउन है जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल में। तो ये कौन से दो अहम कारनामा है रॉबर्ट ब्राउन का। इन्होंने एंजियोस्पर्म यानी कि नेक्ड सीडेड और कवर्ड सीडेड एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सेपरेट किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल में। उसके बाद है बेंथम और हुकर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेंथम और हुकर का, ठीक है। इसे नेचुरल भी कहते हैं। लीनियस के सिस्टम को जिस तरह आर्टिफिशियल कहते हैं ना, उसी तरह ये बिल्कुल उसके अपोजिट एंटागोनिस्टिक है नेचुरल सिस्टम बेंथम और हुकर का। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और इनकी बुनियाद जो है सिस्टम की वो कंडोले के सिस्टम पर रखी गई है। और इन्होंने पौधों को 202 ऑर्डर में जो है डिवाइड किया, ठीक है। और इन्होंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर काम किया फ्लावरिंग प्लांट्स में,
ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये बेंथम और हुकर ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अपना सिस्टम दिया जिसकी बुनियाद कंडोले के सिस्टम पे रखी गई है। तो उसे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया और इन्होंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे काम किया, ठीक है। और उसके बाद चार्ल्स डार्विन है जो कि 1809 से 1882 तक रहा। इसने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, ठीक है। इसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। जब भी एवोल्यूशन का नाम आता है ना, डार्विन का नाम मतलब आ जाता है वहाँ पे। जब कभी नेचुरल सिलेक्शन की बात हो, चार्ल्स डार्विन का मतलब नज़रिया, इसकी सोच जहन में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है विल्हेल्म हॉफमेयर। विल्हेल्म हॉफमेयर जो है, इसने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमिना दिया लोअर प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट में तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेंथम और हुकर ने बताई ना, लोअर प्लांट्स जो है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विल्हेल्म हॉफमेयर ने बताई, जिससे क्लासिफिकेशन को हेल्प मिली। तो विल्हेल्म हॉफमेयर का अहम कारनामा लोअर प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का बताना है, जिससे क्लासिफिकेशन को हेल्प मिली। उसके बाद है विल्हेल्म एक्लर। इसने फाइलोजेनेटिक ट्रेंड जो है क्लासिफिकेशन में बताया। इसने पौधों को जो है 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोग्राम जिनमें सीडलेस आ जाते हैं जो बीज पैदा जिनमें नहीं होते, फिनेरोग्राम जिसमें सारे सीड प्रोड्यूसिंग आ जाते हैं। क्रिप्टोग्राम को फर्दर 3 डिवीजन्स पे डिवाइड किया गया। थैलोफाइटा जिसमें एल्जी फंजाई आ जाती है, बरियोफाइटा जैसे कि फ्यूंडेरिया, आप पिछले प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आए बैठे हैं। टेरिडियोफाइटा जिसमें फंस वगैरह आ जाते हैं, लाइकोपोडियम आ जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये फिनेरोग्राम्स जो हैं इन्हें फिर फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। जिम्नोस्पर्म जिनके जो कि नेट सीड होते हैं, एंजियोस्पर्म जिनके सीड कवर्ड होते हैं जो कि फ्लावर फ्रूट बनाते हैं, ठीक है। तो इस सारे में विल्हेल्म एक्लर के सिस्टम में हमने क्या देखा कि इसने फाइलोजेनेटिक ट्रेंड बताया। उसने पौधों को बेसिकली 2 में डिवाइड किया गया। सीडलेस को क्रिप्टोग्राम में रखा, जिन्हें आगे थैलोफाइटा, टेरिडियोफाइटा और बरियोफाइटा में डिवाइड किया गया। और फिनेरोग्राम सीड प्रोड्यूसिंग जिन्हें आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एडोल्फ एंगुलर और कर्ल पेरेंटल। अच्छा, अब ये जो एडोल्फ एंगुलर और कर्ल पेरेंटल हैं ये 1849 से 1893 तक रहे। और इनका जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो फाइलोजेनेटिक पे रखा गया है, मतलब एवोल्यूशन पे उनका एंसेस्टर कौन है। और इन्होंने होल किंगडम, प्लांट किंगडम को फाइलोजेनेटिसिटी की बेस पर जो है डिवाइड किया, ठीक है। तो एडोल्फ एंगुलर और कर्ल पेरेंटल ने फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बेस पे होल प्लांट किंगडम को डिवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद है चार्ल्स एडविन बेसे। अच्छा, अब ये जो चार्ल्स एडविन बेसे है ये 1845 से 1915 तक रहा। इसने बेंथम और हुकर के सिस्टम को मॉडिफाई किया और अपने सिस्टम को फाइलोजेनेटिक बनाया, ठीक है। बेंथम और हुकर का जो नेचुरल सिस्टम है उसे किसने मॉडिफाई किया? चार्ल्स एडविन बेसे ने, ठीक है। और उसे मॉडिफाई करने के बाद इसने फिर उसे एक तो मॉडिफाई करके सिस्टम बनाया और दूसरा फिर अपने सिस्टम को मॉडिफाई भी किया। और किस तरह से? फाइलोजेनेटिक की बेस पे, मतलब इसने अपना सिस्टम देने के लिए बेंथम और हुकर के सिस्टम को मॉडिफाई किया। किस तरह से? इसमें फाइलोजेनिसिटी इंट्रोड्यूस करवा के। उसके बाद है रॉबर्ट विटिकर। रॉबर्ट विटिकर 1969 में आया। इसने बहुत मशहूर है रॉबर्ट विटिकर 1969 में भाई जो है जिसने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। उसने अल्जी बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांट से रिमूव किया और उनके अलग किंगडम्स बनाए, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया को उसने डाला किंगडम बोनेरा में, अल्जी को किंगडम प्रोटिस्टा में, फंजाई का अलग से किंगडम बना, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम 1969 में आने वाले रॉबर्ट विटिकर ने दिया। उसके बाद मार्गुलस और श्वार्टस है, ये 1988 में आए। इन्होंने क्राइटेरिया जो है बताया मार्गुलस और श्वार्टस ने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासीफाई करने का। मतलब पहले मॉर्फोलॉजी की बेस पे की जाती थी। इन्होंने कहा कि आप वो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मतलब साइटोलॉजी, एनाटॉमी, इन चीज़ों की बेस पर भी जो है जेनेटिक्स जैसा कि इसकी बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसने क्राइटेरिया जो है इन्होंने बताया मार्गुलस और श्वार्टस ने क्लासिफिकेशन का, उसे मॉडिफाई कर दिया, ज़्यादा एडवांस बता दिया।